चलो शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म का ये नहीं दिया है मैंने आप लोगों को ना शीट अभी तक। नो सर। हाँ आज दे दूंगा। मैग्नेटिज्म आज खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताओ, बोर्ड लेक्चर में मैग्नेटिज्म पढ़े हो आप लोग ना? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सॉरी फिर से बोलिए। सर मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला पार्ट हुआ है। हाँ वही वही मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला पार्ट जो है बोर्ड लेक्चर में पढ़ाया है सर ने ना। यस सर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले में क्या सब पढ़े हो? ज्योग्राफिकल मेरिडियन हाँ और हाँ वो सब। हाँ। अर्थ का वो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एंगल ऑफ डिप वो सब। हाँ हाँ एंगल ऑफ डिप ये सब। और वो भी पढ़े हो बार मैग्नेट ये सब? यस सर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो सब भी पढ़ा। हाँ। तो वो जो पोर्शन है ना थ्योरेटिकल पोर्शन बोर्ड का, वो उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं, तुम लोगों ने सर ने पढ़ाया हो देखा होगा, न्यूमेरिकल्स उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, केवल वो एंगल ऑफ डिप में कुछ एक आध न्यूमेरिकल होते हैं तो होते हैं। वो पोर्शन उसको हम लोग अपनी भाषा नहीं तो वही भाषा क्लासिकल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो वो क्लासिकल मैग्नेटिज्म का सेक्शन जो बोर्ड में पढ़े हो उतना ही है, उसको हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो जो आपने बोर्ड का पढ़ा है उसको, लेकिन आप लोगों को थ्योरी में पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे उसके, बट थ्योरी में हो सकता है वो सब आए आपको। मतलब छोटी छोटी थ्योरी, वो अर्थ के मैग्नेटिज्म से लेकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से लेकर वो सब जो कीवर्ड है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हिस्टेरिसिस लूप, ये सब वो सब थोड़ा एक बार आप लोग देख लेना खुद से, ठीक है। बाकी इस चैप्टर को आज खत्म करके इसका आपको मैं ये भेज दूंगा जैसे हर चैप्टर में भेजता हूँ। चलो स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है, पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था, तो बायट सावर्ट लॉ किया था, उसके एप्लीकेशन किए थे, सोलेनॉइड किया था, एम्पियर्स लॉ किया था, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स। magnetic force is equal to charge q into v क्रॉस b। इस फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे बेस्ड फॉर्मूला है। इसका एक आध मतलब समझते हैं, देखिएगा सब लोग। सपोज ये प्लस क्यू है और इसकी वेलोसिटी v इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्रॉस हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक बात बताओ, इस पर फोर्स किधर लगेगा? v क्रॉस b का डायरेक्शन देख बेटा, इसलिए दिया b इंटू द प्लेन, है ना? बोलो। यस सर। b इंटू द प्लेन और v हो गया मेरा ये ब्लैक वाला लाइन। तो v क्रॉस b ऊपर की ओर लगेगा फोर्स, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा। मतलब ये इधर जा रहा है तो ये इधर टर्न करने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है। यस सर। इसमें ये डायरेक्शन समझना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
यही अगर चार्ज नेगेटिव होता, अगर यही चार्ज मान लीजिए -Q होता, अब फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। बोल बेटा। ये बात समझ आई? सर एक बार डायरेक्शन समझाओ ना कैसे आ रहा है। समझा देता हूँ। V वेक्टर इधर और B वेक्टर इनटू द बोर्ड, रुको को लेता हूँ इधर। हाँ, B वेक्टर इनटू द बोर्ड, ये जो सिल्वर कलर दिख रहा है, बोलिए। यस और V वेक्टर इधर, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर और Q नेगेटिव है, तो Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और नीचे आ जाएगा। समझे? यस सर एक बार और बताना प्लीज। एक बार और, चलिए एक बार और। B वेक्टर अंदर की ओर, ये जो मेरा सिल्वर कलर वाला पेन मेरे हाथ में दिख रहा है, और B वेक्टर इधर की, V वेक्टर इधर की ओर दिख रहा है, ब्लैक वाला पेन। बोलिए। यस सर। तो V क्रॉस B, राइट हैंड लिया, V क्रॉस B, सॉरी V है ना, V क्रॉस B किया, तो थंब ऊपर की ओर आया, यस सर। को Q से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में Q पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर फोर्स, सेकेंड वाले एग्जांपल में Q नेगेटिव है तो नीचे की ओर फोर्स। यस सर समझा। एक आधा और इसमें देखो, यही अगर Q पॉजिटिव है बट Q पॉजिटिव है बट वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो इस केस में भी फोर्स नीचे की ओर लगेगा। लगेगा? बोलिए। यस सर यस सर। यही अगर Q मान लो ऐसे डॉट 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 है, मतलब बाहर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, कोई चार्ज पार्टिकल प्लस Q है और ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, v वेक्टर इधर, तो v क्रॉस b करेंगे, नीचे की ओर लगेगा फोर्स, तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे की ओर, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी। अच्छा, अब इस फोर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखो, सुनना सब ध्यान से, कॉमन सेंस है। एकदम ये सब चैप्टर आप लोगों के लिए मुफ्त के नंबर है। F इज Q इंटू V क्रॉस B, तो यहां से दिख रहा है if V इज पैरेलल टू B, पैरेलल और एंटी पैरेलल कुछ भी हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। बोलिए। यस सर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर
ये दोनों अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उस केस में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यही मतलब हुआ। दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए क्रॉस बी जो कुछ भी होता है वो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, बी पर भी परपेंडिकुलर होता है और ए प्लस बी के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है, एक ए और बी के। यस सर। तो इसका मतलब है कि इसका जो फोर्स होगा वो v के भी परपेंडिकुलर होगा, b के भी परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता है, ये बात समझो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे तो उस केस में वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा ना बेटा। नहीं समझे? समझा सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स से ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर फोर्स जरूर लगेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। सो सिंस magnetic force is perpendicular to velocity, hence it will not affect speed and kinetic energy of the particle। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब सोचो, काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं करेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यस। So work done by magnetic field on moving charge is always zero। एक और, वेलोसिटी ही जीरो हो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही होगा। मतलब चार्ज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फोर्स नहीं लगता है ना? यस। तो ये सब कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी होंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? यस सर। बोलना चाहिए था ना, तुम बोलते नहीं हो। आगे बढ़ो, सबका हो गया होगा। सबका हो गया होगा। यस सर। एकदम आप लोगों के लिए दो छोटे क्वेश्चन। दो छोटे क्वेश्चन, एकदम ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है बेटा वही फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए कौन कौन करते हैं, एकदम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, जल्दी। बोलो बेटा, फर्स्ट हुआ? फॉर्मूला भेज दे बेटा। एक सेकंड। क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, यही करना है ना? बोलिए। यस सर। जल्दी बता दीजिए।
-6 आई कैप मैं मान रहा हूँ, मैं चेक नहीं कर रहा। -6 आई कैप +4 जे कैप +4 जे कैप +6 के कैप इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। +6 के कैप, ऐसा बोला आपने? हाँ सर। 2 इंटू 10⁻⁻6 इतना न्यूटन। बाकी जनता एक बार कंफर्म कर दो, सबको यही आया तो आगे बढ़ जाएंगे। सबको यही आया है? Yes, sir. वेरी गुड। एक्सीलरेशन पूछा है तो फोर्स अपॉन मास। मास दिया है शायद 5 मिलीग्राम। मिली मतलब 10⁻⁻, बोलो। मिली मतलब 10⁻⁻ कितना? अरे, -3। मिलीग्राम को अगर हम किलोग्राम में लिखेंगे तो कितना होगा? -6 -6। -6। मिली में माइनस होता है पक्का? -6 होता है। तो 0.4 इंटू -6 आई कैप +4 जे कैप +6 के कैप, दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ठीक है। ठीक है, यस सर। चलिए सेकेंड कर दीजिए। सेकेंड देखो कौन दिमाग लगाता है। छोटा सा लगा लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। 2-3 लोग तो जरूर सॉल्व करोगे। जल्दी 2 मिनट।
बोल बेटा, कुछ आइडिया? नहीं ना? चलो मेरी बात सुनो, अभी मैंने सिखाया था 2 मिनट पहले, सुनिएगा सब, कि जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर होगा, कॉमन सेंस है, तुम लोग कहोगे अरे सर करना चाहिए था, जो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वेक्टर के और बी वेक्टर के भी, है ना, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी तो वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि एक्सिलरेशन डॉट वेलोसिटी हमेशा 0 होगा, समझे कुछ? यस सर। तो डॉट में तो केवल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6 + 2x इज 0, सो x इज 3। एकदम मेडिकल वालों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन था, समझे इस कॉन्सेप्ट को? ये जो ऊपर लिखा था नोट में मैं, कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, v और b दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में यही पढ़ते थे ना। आगे बढ़ो, बोलो। बोलो सर एक साइड खाली ऊपर करो ना। ऊपर करो, एक मिनट। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। से यहाँ वेलोसिटी कहाँ पे दिया है? अच्छा, तो वेलोसिटी नहीं तो बी कर लो ना, तो मैं देखा नहीं, v और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना, तो b के साथ डॉट कर लो, है ना? v यस। b क्रॉस b वेक्टर जो कुछ भी होगा वो v के भी परपेंडिकुलर होगा, b के भी होगा, ठीक है? यस। ठीक है, अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फर्स्ट केस, केस 1, if v is perpendicular to b, v अगर b के परपेंडिकुलर है तब, सब लोग ध्यान से देखो, अब प्लीज सब लोग थोड़ी देर ध्यान से देखिए। ये वन टाइम समझने का काम है बेटा, नहीं तो फिर इसमें हमेशा दिक्कत होगी, तो प्लीज जरूर एक बार देखिए। मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई वेलोसिटी वेक्टर है, तो कोई चार्ज पार्टिकल इधर इंटर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज का डायरेक्शन ये, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इस पर इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लगेगा, तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा, फिर फोर्स इधर लगेगा, तो हर पॉइंट पर फोर्स इसके वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा,
हर पॉइंट पर फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप लोग डायग्राम बाद में ड्रॉ करना कि ये पार्टिकल अगर चारों ओर सफिशिएंट लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो ये पार्टिकल इस तरह के सर्कुलर मोशन में होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तभी सर्कुलर मोशन होता है ना? यस तो ये एक सर्कुलर मोशन में होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल विल अंडरगो सर्कुलर मोशन, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? नो सर। सेकेंड, जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी वो बी क्यू वी के बराबर होगी, मैग्नीट्यूड उसका, क्योंकि बी और वी परपेंडिकुलर है तो साइन 91 होगा। यस सर। थर्ड पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फोर्स हो गया बी क्यू वी, ये रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा सर्कुलर मोशन का। देगा? यस सर। तो ये अगर रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा तो बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस मिल गया एम वी अपॉन बी क्यू, है ना? सर्कुलर पाथ समझ रहे हो बेटा? यस सर्कुलर सर। पाथ में जो घूमेगा उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा इज वी बाई आर। तो वी बाई आर हो जाएगा बी क्यू अपॉन एम, ये एंगुलर स्पीड, और ये अगर बी क्यू बाई एम है तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। हाँ या ना? सब एक दूसरे से रिलेटेड है, दिख रहा है? यस सर। और ये अगर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। बोलो बेटा। है ना? इस फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये बॉक्स में मैंने जितना लिखा नीचे ये सब फॉर्मूला है, बट ध्यान से देखोगे तो कोई एक फॉर्मूला काफी है सबके लिए, है ना? यस सर। रेडियस, एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े। आगे बढ़े, सबका हुआ। Yes, sir. वेरी गुड। इसी में एक दो इंपॉर्टेंट सिनेरियो देखिए, देखिएगा जरा ध्यान से। सब लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर हर जगह प्रेजेंट रहे, जरूरी नहीं है, थोड़े दूर तक रह सकता है। समझे? मेरा ये कहना है कि सपोज एक चार्ज पार्टिकल यहां इंटर किया और आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया mv/bq। बोलिए। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ है, ये अगर उससे छोटा है तो ये पूरा सर्कुलर मोशन पूरा नहीं करेगा ना, ये यहां से निकल जाएगा। ये बात समझे आप? Yes, sir. सो L इज लेस देन R अगर है तो उस केस में ये कंडीशन होगा। इस मोमेंट पर फोर्स इधर लग रहा होगा, इस मोमेंट पर फोर्स, जस्ट एक मिनट, समझ लेना। ये ड्राइंग ड्राइंग मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम लोगों का ठीक है, तुम लोग मेडिकल वाले हो, बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बनाते होगे। तुम लोग सब लोगों को डायग्राम बनाने में बहुत मजा आता होगा। है ना? कि नहीं? बोलना सही सही। बोल बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम लोग मुझसे डरते हो बहुत क्या, ऐसा है? नहीं सर। अरे बहुत बच्चों से सुना है मैंने, मेडिकल वाले खासकर बच्चियों से, अरे सर से बहुत डर लगता है, बहुतों से सुना है मैंने, बहुतों से। मेरा ये पता नहीं क्यों, मतलब आवाज में मेरे प्रॉब्लम है या क्या है। तुम लोग सच्ची सच्ची बता ना, डर मत। अब तो कोर्स खत्म होने को आया, कुछ नहीं करूंगा मैं, 2 से 3 लेक्चर में कोर्स खत्म है मेरा। सही सही बता, डरता है तुम लोग? No, sir. नहीं पक्का? पक्का sir. बाकी बच्चियां बताओ, तुम लोग मेरे जोर से बोलने या कुछ करने से तुम लोग डरती है? मीरा रोड से, अंधेरी से, बहुत जगह से मैं सुनता रहता हूँ, कह रहे सर आपसे डर लगता है, पेरेंट्स फोन करके बता देते हैं, कभी सेंटर वाला बता देता है। बोल बेटा। No, sir. सच में नहीं? या ऐसा है कि पहले लगता था अब नहीं लगता, ऐसा कुछ है? नहीं सर, शुरू से ही नहीं लगता था। तो शुरू से नहीं लगता था। ठीक है फिर। देखो, तो ये तो पक्का है कि यहाँ ऐसे निकल जाएगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहीं यहाँ होगा, दोनों फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा p/h। कोई पूछे कि इसके अंदर कितनी देर तक रहा, तो ऊपर वाले फॉर्मूले सबसे थीटा और ओमेगा सब मिल गया है मुझे। तो ये थीटा अगर मिल गया तो कितने टाइम मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया, थीटा अपॉन ओमेगा। दिखा?
बोलो। सर एक और बार समझाओ। देखो, अगर अगर राइट हैंड साइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है तब तो सर्कल पूरा करेगा, यस लेकिन एल लेंथ के बाद जाकर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो यहां पर ये बाहर निकल जाएगा ऐसे, है ना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर खत्म हो जाता है तो इसको मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही खत्म हो गया, मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो गया, मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो गया तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही जाएगा, तो ये फील्ड से बाहर निकल जाएगा ना। यस सर। ऐसा कब होगा? जब ये लेंथ रेडियस से छोटा होगा, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना। बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। अच्छा, अब इस ज्योमेट्री से थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेड वाला डॉटेड लाइन तो लेंथ हो गया और ये रेडियस हो गया ब्लैक वाला डॉटेड लाइन, तो साइन थीटा पी बाई एच एल बाई आर निकाल सकते हैं। बी पॉइंट समझे? सर लेकिन थीटा कौन सा एंगल है? सर्कुलर मोशन कितने एंगल तक किया, क्योंकि इस एफ को और इस एफ को ज्वाइन करेंगे तो जहां पर मिलेगा वही सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, यस सर। है ना। तो सर्कुलर मोशन कितने एंगल तक किया वो थीटा मिल गया, वो थीटा मिल गया तो कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया वो अगर पूछे तो थीटा बाई ओमेगा। चांसेस कम है आप लोगों को पूछे मेडिकल में, बट पूछे तो बता सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। यस सर। दूसरा सिनेरियो, अच्छा चलो, मुझसे डर नहीं लगता है। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है ये बताओ? अपने पास जितने सर लोग से पढ़ते हो आप लोग, किससे सबसे ज्यादा डर लगता है? HRCH सर। अच्छा, HRCS से डर लगता है। सर थोड़ा। हाँ थोड़ा ही सही, मतलब मैं कोई एज ए कंप्लेन नहीं समझ रहा हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सबको लगता है HRCS सर से डर? वो तो यस बहुत सर। वो तो बहुत मजाकी है, मेरे से भी ज्यादा। मैं तो, मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं तो बहुत दिनों से जानता हूँ उनको। अच्छा, क्या डांटते बहुत हैं? पहले। पहले मतलब पहले डांटते थे ऐसा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, चलो। एल अगर आर से छोटा है तब तो ये हाफ सर्कल कंप्लीट करके इधर से निकल जाएगा, है ना। कॉमन सेंस दिख रहा है? बोलिए। और जितनी स्पीड से इंटर किया है उतने ही स्पीड से निकलेगा, न कम न ज्यादा, हाँ या ना। ये डायग्राम समझ आया? यस सर। तो इसमें थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। समझे? यस सर। यस सर। तीसरा, सर इसमें एल जो आर से बड़ा होगा। हाँ एल आर से बड़ा होगा। देखो ए पार्ट लिखा ना, एल ग्रेटर देन आर। यस सर। अब ऐसे सोचो, ए और बी दोनों दोनों पार्ट में क्या किया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड की जो बाउंड्री है
वहां पर परपेंडिकुलर इंटर किया है ना। बाउंड्री के परपेंडिकुलर नहीं भी इंटर कर सकता है। बाउंड्री के परपेंडिकुलर अगर नहीं इंटर करे तो छोड़ दीजिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए इतना ही है। ये इंजीनियरिंग में पूछेगा, उसमें मैथ ज्यादा है, इतने से आपका काम चलेगा। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। ये लिख, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी तक तो लिख चुके होगे। यस सर। इतना कॉपी कर लीजिए ये दोनों। डन सर। सर एक से हो गया। सर एक से हम्म। डन सर।
हो गया। यस सर। तो इसमें क्या किया था कि V परपेंडिकुलर टू B है, V परपेंडिकुलर टू B नहीं भी हो सकता है ना। सो केस 2, velocity is not perpendicular to B. कहने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है B और ये वेलोसिटी वेक्टर है V। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो V का 2 कंपोनेंट होगा, एक ये V साइन थीटा और एक ये V कॉस थीटा। समझना सब। तो ये V है और ये B है, तो V क्रॉस B इधर अंदर की ओर फोर्स लगेगा, मतलब इस पार्टिकल की टेंडेंसी यहां से अंदर जाने की होगी और V cos थीटा की वजह से आगे जाने की भी होगी। तो ये ऐसा वाला पाथ में जाएगा। यस सर। आप लोगों के बायो के लैंग्वेज में हेलिकल पाथ में जाएगा, है ना। तुम लोग पढ़ते हो ना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का। यस सर। तो ये ऐसा हेलिकल पाथ में जाएगा। ठीक है, हेलिकल पाथ का जो रेडियस होगा, अब इसमें देखो, मतलब ऐसे समझो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो V cos थीटा है ये इसको स्ट्रेट लाइन में ले जाने की कोशिश करेगा। ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ना, क्योंकि V और V एक ही हो गया। और जो V साइन थीटा है ये इसको सर्कुलर मोशन के जैसा कोशिश करेगा, जो केस 1 में देखे। तो इन दोनों का कंबाइन टुगेदर पाथ इसका हेलिकल हो जाएगा, होगा। यस यस सर। सर। तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r। तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा BQ V साइन थीटा, होगा ऐसा। तो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो BQ V साइन थीटा इज इक्वल टू M इंटू V साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन R। तो वो जो रेडियस था MV अपॉन BQ, उसमें V की जगह V साइन थीटा हो जाएगा, है ना। बोल बेटा। यस सर। ये रेडियस हो गया, बट एंगुलर स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो V साइन थीटा अपॉन R हो गया ना। क्योंकि अगर केवल मैं इस सर्कुलर मोशन को देखूं तो इसकी स्पीड हर मोमेंट पर इधर V साइन थीटा है, सर्कल के टेंजेंट के अलोंग ना। यस सर। तो ओमेगा V साइन थीटा अपॉन R दैट इज BQ अपॉन M, जो पहले था वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हो ओनली रेडियस विल चेंज एंड
एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब वही रहेगा जैसा केस 1 में था। है ना? यस सर। और रेडियस में भी अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, केवल v की जगह v sin थीटा है ना? बोलिए बेटा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हेलिक्स होता है उस हेलिक्स का एक पिच होता है। पिच ऑफ हेलिक्स समझते हो क्या? यस सर। वेरी गुड। क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव सर्कुलर रिंग में कितना गैप है। अच्छा, तुम लोग वो बायो वाला लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे लैंग्वेज में ये है कि सही है, तुम आप लोग सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, कि एक सर्कुलर मोशन में ये कितना आगे गया वो है पिच ऑफ हेलिक्स। समझ रहे हो? जैसे एक बार यहां से गया, यहां से ऐसे आया, फिर यहाँ पहुंचा, है ना? तो एक बार जैसे घुमा, या स्क्रू देखते हो ना, एक बार घुमाओगे तो स्क्रू आगे जाएगा। तो एक रोटेशन में जितना ट्रांसलेशन होता है उसको हम लोग पिच कहते हैं। यस सर। है ना? आप लोग जो कह रहे हो टू कंसेक्यूटिव रिंग के बीच का गैप, अपनी भाषा में वो भी सही है, बट फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका यही है कि जैसे स्क्रू को एक राउंड घुमाते हैं तो वो जितना सेंटीमीटर या कुछ भी डिस्टेंस आगे जाता है उसको हम लोग पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। स्क्रू पर देखा है, स्क्रू स्क्रू के ऊपर जो ग्रूव होता है वो सर्कुलर नहीं, थोड़ा हेलिकल होता है। यस सर। तो ये जो पिच होगा x, वो क्या हो जाएगा, v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक रोटेशन का टाइम, है ना? बोलो। यस सर। तो एक रोटेशन का टाइम देखोगे तो 2 पाई m है अपॉन बी क्यू है, तो 2 पाई m अपॉन बी क्यू इंटू वी कॉस थीटा, ये पिच ऑफ हेलिक्स हो जाएगा। समझे? यस सर। तो ये हो गया पिच ऑफ हेलिकल पाथ। कॉपी कर लीजिए यहां तक। यहां से बचा है केस 2 से, यस सर। कॉपी कर लीजिए।
डन सर। माझी आई एकटी होती त्याच्यामुळे आम्ही एक हो गया होगा सबका? यस यस सर। सर। अच्छा, अब देखो force on current carrying conductor. In magnetic field. तो जो ऊपर हम लोग कर रहे हैं ना, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, नया कुछ भी नहीं है। कैसे? देखिएगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये हमने देखा कि Q इंटू V क्रॉस B, यही है ना? तो ऐसे देखोगे ध्यान से तो Q इंटू V क्रॉस B ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अच्छा, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है ना? इधर देखिएगा अगर, तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही करंट है ना? बोलो। यस सर। अच्छा, तो कोई भी चार्ज अगर v वेलोसिटी से जाएगा तो उसको कोई भी लेंथ जाने में टाइम कितना लगेगा? dl लेंथ जाने में जो टाइम लगेगा वो v इंटू dt होगा। यस ये सर। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दोगे तो v वेक्टर मिल जाएगा। मेरा ये कहना है, पहले मैं लिख देता हूं,
कि दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट, ये तो मतलब इन जनरल है, मैं छोटे से डीएल लेंथ ऑफ कंडक्टर में देखूं तो डीएफ इज आई डीएल क्रॉस बी, ऐसा लिख सकता हूं, दोनों सेम है। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, मैं ये कह रहा हूं। नहीं तो इसको ऐसे देखते हैं, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई भी रैंडम किसी भी शेप का मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर अगर मैं डीएल लेंथ ऑफ कंडक्टर ले लूं तो इस डीएल लेंथ ऑफ कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो कितना और किधर होगा ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डीएल लेंथ में जितना चार्ज होगा डी क्यू, समझिएगा सब लोग, इस डीएल लेंथ में जितना चार्ज होगा उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस सारे फोर्स का सम ही डीएफ है। यस Yes, सर। sir. तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेफ्ट हैंड समझ लो, वो क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ही है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन इधर तो फोर्स इधर लगेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इधर इस लेंथ पर परपेंडिकुलर डीएफ, ये वाला डीएफ ये है, और ये जो लेंथ है ये हमारा आइडियल वेक्टर है जिसको करंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं एक। तो किसी भी एक करंट एलिमेंट पर, जैसे किसी भी एक चार्ज पर फोर्स लगता था ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही किसी एक करंट एलिमेंट पर फोर्स लगता है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, ऐसे समझ लो तो याद याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। और डायरेक्शन का जहां तक सवाल है तो है ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन, अब बार बार क्रॉस प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बार बार हम लोगों को फिंगर का वो जिम्नास्टिक करना पड़ता है। तो इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, स्कूल में पढ़े होंगे। यस सर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता था कि हम लोग अपने लेफ्ट हैंड का जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाना मेरे लिए मुश्किल रहता है, मैं ढूंढता हूँ, कोई मिला तो दे देता हूँ। वो उंगली उंगली वाला डायग्राम इतना मेहनत मुझसे नहीं होता, मतलब बुक बुक में दिखता है तो मैं कॉपी कर देता हूँ। होगा ही कहीं ना कहीं मेरे दिखने में। तब तक आप कॉपी कर लीजिए इसको, और वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का वो उंगली वाला डायग्राम मैं ढूंढता हूँ, कहीं मिल जाएगा मुझे।
हाँ मिला, दिख रहा है आप लोगों को? यस तो ये याद खाली रहे कि ये लेफ्ट हैंड की कहानी है, राइट हैंड से ये जिम्नास्टिक मत कीजिएगा, लेफ्ट हैंड से। कर लीजिए जल्दी। And sir. हो गया? Yes sir. अब देखिए कॉमन सेंस, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। If a कॉमन सेंस से समझ आ जाएगा, करंट कैरिंग लूप एनी शेप is placed in uniform magnetic field then net force on it is always zero। किसी भी शेप साइज का हो, ट्रायंगल रेक्टेंगल कुछ भी, किसी भी शेप साइज का हो, नेट फोर्स हमेशा 0 मिलेगा। जैसे जस्ट आपको समझाने के लिए, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें करंट जा रहा है, किधर ले लूं, राइट टू लेफ्ट ले लूं, जैसे लेना है ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए मान लीजिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन इधर, तो यहां पर फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन इधर, तो इस पर इतना ही फोर्स अपोजिट इधर लगेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन इधर, तो ऊपर वाले पर फोर्स नीचे लगेगा, इसी तरह इस पर फोर्स ऊपर लगेगा, नेट फोर्स 0 दिख रहा है, बोलिए।
यस सर। किसी भी शेप साइज का हो, ये तो रेक्टेंगल मैंने लिया है ऐसा कि जिसमें एग्जैक्टली समझ आ जाए, बट इन जनरल मेरे से पूछेंगे तो किसी भी शेप साइज का हो, लूप क्लोज्ड होना चाहिए, नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, 0 होने का रीजन क्या है कि देखो, जो फोर्स होगा हमारा, ये इंटीग्रल ऑफ आईडीएल, इसको ठीक से लिख देता हूँ तो आप लोग समझ पाएंगे इस मैथ्स को या नहीं, तो देखिए इसीलिए कह रहा था कि इंटीग्रल ऑफ आईडीएल क्रॉस बी, यही हमारा फोर्स होगा हमेशा, टोटल फोर्स। तो बी अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है मैंने, तो ये क्या बचेगा कि इंटीग्रल आईडीएल, ये जो कुछ भी होगा इसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्लोज लूप है तो आईडीएल वेक्टर क्लोज लूप का तो वेक्टर सम 0 होता है ना, समझ रहे हो? तो ये वाला टर्म तो 0 ही होगा इफ लूप इज क्लोज्ड। आई बात समझ में? यस सर। वो वेक्टर के जैसा है, ये क्या हो गया, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन, सबका सम अगर वहीं पहुंच रहा है तो 0 ही होगा ना। यस सर। अच्छा, दूसरा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी लूप क्लोज नहीं है, बैटरी कम लगा देता हूं चार्जिंग। लूप क्लोज नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप कुछ रैंडम सा ऐसा है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्लोज नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हमेशा जो आईडीएल वेक्टर होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो यही आईडीएल वेक्टर बचेगा ना। समझे मैं क्या कह रहा हूं? करंट भले ही टेढ़ा मेढ़ा पाथ से जा रहा हो, बट आइडियल वेक्टर तो यही होगा ना फाइनली। इन सारे वेक्टर का सम, जितने इसमें छोटे छोटे आइडियल हैं, तो अब इसमें कैसे निकालेंगे? तो इस तरह के टेढ़े मेढ़े जब भी कोई पॉइंट हो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, स्टेट कंडक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। सो एनी conductor of arbitrary shape having current in it should be replaced by a straight conductor. By joining end points of current carrying conductor. आई बात समझ में? यस सर। तो इन दोनों पॉइंट को कॉपी कर लो।
सर जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसका फोर्स वाला मैच नहीं कर रहा है शायद। फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है। नहीं, देखो एक बार, ये वाले डायग्राम का कह रहे हैं ना। यस सर। देखिए मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी। ए बी, देखिए इधर करंट का डायरेक्शन इनटू, तो 4 फिंगर इनटू पे रखो, अंदर की ओर रखा। बोल बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इनटू, तो ये जो आपका 4 फिंगर है उसको अंदर रखो। करंट का डायरेक्शन ए टू बी, तो मिडिल फिंगर को ए टू बी करो, तो थंब देखो ऊपर दे रहा है। यस सर यस। सर सेकंड का रीजन बताओ ना एक बार। सेकेंड का रीजन ये है कि ये जो आइडियल वेक्टर है, तो आइडियल वेक्टर में क्या होगा कि ये छोटे छोटे इनफाइनाइट आइडियल वेक्टर है ना। तो ये सारे वेक्टर का वेक्टर सम करोगे तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी ही होगा ना। यस सर। यही रीजन है। यस। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। हो गया। एक सिंपल क्वेश्चन कीजिए, आप लोग सब कर लीजिएगा, मुझे पता है।
बोल बेटा हुआ। बोलो हुआ। 1 न्यूटन। देखते हैं फोर्स क्या होगा, BIL होगा इस केस में, क्योंकि B और IDL परपेंडिकुलर है। B की वैल्यू 2 टेस्ला, करंट 5 एम्पियर और लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना। बोलिए। यस सर। 1 न्यूटन आंसर है ना। ये एक साइड पर तो डायरेक्शन में यहाँ दिया हुआ है। और नेट फोर्स क्या होगा, 0। जीरो होगा। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है जीरो, फिर जीरो कैसे होगा। तो यहाँ से इसलिए दिया कि दिख जाए आपको, मेरी बात पे भरोसा हो जाए। कैसे देखो, तो ये एक अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी। फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ सही तो था। फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे तो एक F इधर आएगा, एक F इधर आएगा, फिर उल्टा कर दिया मैं, F2 F3 एक सेकेंड में रुक गया। ऐसे देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो जो F2 दिख रहा है वो इधर है, जो F3 दिख रहा है वो इधर है, जो F1 दिख रहा है वो इधर है। ये F1 F2 F3 सबकी वैल्यू इक्वल है। यस सर। और ये एंगल 120 डिग्री है, ये सब। तो इन तीनों का वेक्टर सम 0 होगा, समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है, चलो अब देखो, समझना सब लोग जरा। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़े हो ना। यस सर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़े हो, और सर ने परमानेंट मैग्नेट भी पढ़ाया है आप लोगों को, है ना। यस सर। तो इन दोनों बात को जरा ध्यान देना। इधर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले हमने देखा था डाइपोल मोमेंट, विच इज Q into 2A, ऐसा था। फिर देखा था नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखा था। यस सर। फिर इसके बाद देखा था हम लोगों ने कि नेट टॉर्क ऑन डाइपोल P क्रॉस E होता है, याद है। यस सर। फिर हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E होता है, ऐसा। अब इधर जरा देखिए, करंट कैरिंग कॉइल पर, करंट कैरिंग लूप बोलिए इसको। करंट कैरिंग लूप में समझिए, कोई भी शेप साइज का हो, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक ड्रॉ कर देता हूं। ये अगर एक लूप है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके खुद के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ऐसा, हाँ या ना। इसके खुद के कारण मैग्नेटिक फील्ड, बोल बेटा। तो ये एक मैग्नेट हो गया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम लोग लिखते हैं NIA, ए एरिया वेक्टर।
एन जो है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न कॉइल लपेटा हुआ है, और एन को, और आई हो गया करंट इन ईच टर्न। क्योंकि देखने से लगता है ये एक मैग्नेट हो गया जिसका नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, ये तो एक ही मैग्नेट हो गया ना। अच्छा, अगर कोई इस तरह का कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, अभी देखा था। इस पर नेट टॉर्क, जैसे उसमें P क्रॉस E होता था, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस B होगा। सेम स्टोरी, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस म्यू डॉट बी होगी। तो सारा मैकेनिक्स वही है, क्योंकि डाइपोल क्या होता था कि एक पॉजिटिव नेगेटिव का सेट डाइपोल है। वैसे ही अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट ना। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तो एक बार मैग्नेट का ही होता है ना। तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, ध्यान से देखिए। तो मेरा कहना ये है, एवरी करंट कैरिंग लूप इज मैग्नेटिक डाइपोल, मोरल ऑफ द स्टोरी। एवरी करंट कैरिंग लूप किसी भी शेप साइज का होगा तो वो मैग्नेटिक डाइपोल है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैथमेटिक्स था, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल का मैथमेटिक्स। ठीक है, ये वैसे भी मुझे लगता है सर ने आप लोगों को वो क्लासिकल मैग्नेटिज्म में सिखाया होगा, बट मेरा फर्ज है मैं एक बार बता दिया आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। अगले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, और इसके थ्योरी असाइनमेंट फॉर्मूला बुक जो सब मैं पहले भेजता हूँ आज भेज दूंगा। ठीक है, सर बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है उसमें जो स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल यस सर। प्रॉब्लम सॉल्व करके देखा है बुक में से बेटा? सर उसमें तो फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं जो मैं रेफर नहीं, जो बुक में है उसमें से सॉल्व करके देखा है, मतलब पूछा है क्या आप लोगों को कभी मेडिकल वगैरह में? क्योंकि सिलेबस में जो लिखा है ना, आप देखेंगे तो क्लैरिटी से लिखा रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। मैं दोनों एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में। ओके।